नमस्कार। आज हम एक खास घोषणा का विश्लेषण कर रहे हैं। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के जो आधिकारिक परिणाम आए हैं उनकी घोषणा, वही उन्हीं को उजागर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक नतीजा नहीं है, ये हमारे क्या कहते हैं, संवैधानिक तंत्र का एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल। देखते हैं ये घोषणा हमें क्या बताती है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि इस चुनाव में वोट कौन डालता है। क्या ये आम जनता वाले चुनाव जैसा है? नहीं, ये उससे काफी अलग है। देखिए, घोषणा साफ बताती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। सभी सदस्य मतलब चुने हुए भी और मनोनीत भी? हाँ बिल्कुल, चुने हुए और नॉमिनेटेड दोनों। तो अगर हम संख्या देखें तो राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543। ओके। कुल मिलाकर ये 788 सदस्य बनते हैं। यही इलेक्टोरल कॉलेज है जो उपराष्ट्रपति चुनता है। 788 सदस्य, ये तो एक कह सकते हैं बहुत ही विशिष्ट मतदाता समूह है, देश के सांसद। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या घोषणा में ये भी बताया गया है कि क्या इन सभी 788 ने वोट दिया? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सीटें खाली होती हैं या कोई वोट नहीं दे पाता। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। घोषणा में इसका भी जिक्र है। साफ साफ बताया गया है कि चुनाव के दिन राज्यसभा में 6 सीटें खाली थी। 6 सीटें? हाँ, और लोकसभा में 1 सीट खाली थी, मतलब वो पद रिक्त थे। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट डालने के लिए जो पात्र मतदाता थे उनकी असल संख्या 788 नहीं बल्कि 781 थी। ओके, तो 7 सीटें कम हो गईं क्योंकि वो खाली थी। ये भी एक अहम जानकारी है। अब इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन 781 पात्र सदस्यों में से कितनों ने वोट डाला फिर? हाँ, यही से हमें भागीदारी का पता चलता है। बिल्कुल। और ये आंकड़ा देखिए, वाकई में काफी प्रभावशाली है। घोषणा के अनुसार 781 पात्र मतदाताओं में से 767 सदस्यों ने वोट डाला। 767? हाँ। अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो ये करीब 98.2% बनता है। 98.2%, 98.2%। अरे वाह, ये तो बहुत ही ऊंचा मतदान प्रतिशत है ना? हाँ। आम चुनावों में भी इतना मिलना मुश्किल होता है। यहाँ तो सांसद वोट डाल रहे हैं। ये उनकी तरफ से मतलब कितनी गंभीरता दिखाता है इस प्रक्रिया को लेकर। निश्चित रूप से ये आंकड़ा कई बातें कहता है। एक तो ये कि सांसदों ने इससे कितनी अहमियत दी, अपनी जिम्मेदारी समझी, और दूसरा शायद ये भी कि प्रक्रिया काफी सुगम थी कि लगभग सब लोग वोट डाल पाए। घोषणा में वो समय और जगह का भी जिक्र है। अच्छा, कहाँ हुआ मतदान? सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन नई दिल्ली में कमरा नंबर F101 पहली मंजिल पर। ओके, तो सब व्यवस्थित था। हाँ बिल्कुल, व्यवस्थित होने का संकेत तो यही देता है। तो ठीक है, वोटिंग होगी शाम 5 बजे तक, बहुत ऊंचे प्रतिशत के साथ। उसके बाद क्या हुआ? वोटों की गिनती का क्या प्रोसेस था? उसमें भी कोई खास प्रोटोकॉल होता होगा? हाँ, प्रोटोकॉल तो बहुत जरूरी है, खासकर इतने बड़े संवैधानिक पद के चुनाव में। घोषणा बताती है कि वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू हुई, यानी वोटिंग बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, पारदर्शिता के लिए जो बैलेट बॉक्स था उसे उम्मीदवारों के जो अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं, हाँ, उनके एजेंट्स, हाँ एजेंट कह लीजिए, और चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनकी मौजूदगी में ही खोला गया। ये जरूरी है ताकि किसी को कोई शक न रहे। सही कहा, ये प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल। तो 767 वोट डाले गए थे। क्या ये सारे के सारे गिने गए, मतलब वैलिड माने गए, या यहाँ भी कुछ हुआ? यहीं पर देखिए, प्रक्रिया की और बारीकियां सामने आती हैं। घोषणा के हिसाब से कुल 767 वोट जो डाले गए, जब उनकी जांच हुई तो उनमें से 752 वोट वैध यानी वैलिड पाए गए। अच्छा, 752। तो बाकी का क्या हुआ? बाकी के जो 15 वोट थे वो अवैध, मतलब इनवैलिड करार दिए गए। 15 वोट अवैध, ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मतदाता तो सांसद हैं, देश के कानून बनाने वाले। हाँ, अनुभवी लोग हैं। उनसे वोट डालने में गलती, ये कैसे हुआ होगा? क्या घोषणा में कुछ बताया है कि क्यों अवैध हुए? नहीं, देखिए, घोषणा पत्र खुद इसका विश्लेषण नहीं करता, वो सिर्फ तथ्य बताता है कि 15 वोट खारिज हुए। अच्छा। लेकिन कारण क्या था वो इसमें नहीं है। पर ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि इतने अहम चुनाव में भी इतने अनुभवी वोटर्स के बीच भी गलतियों की गुंजाइश रहती है। शायद नियमों की सख्ती या फिर मानवीय भूल, कुछ भी हो सकता। हाँ, कह सकते हैं। और एक पोस्टल बैलेट की भी बात थी, शायद उसका क्या हुआ? हाँ, उसका भी जिक्र है। घोषणा में बताया गया कि एक पोस्टल बैलेट मिला तो था, लेकिन उसे रद्द यानी कैंसल्ड माना गया। क्यों? क्योंकि जिस मतदाता का वो था
उन्होंने वोट डालने से ही इनकार कर दिया था। अरे अच्छा। हाँ, तो इसलिए वोट भी गिनती में शामिल नहीं हुआ। तो आखिर में नतीजा तय करने के लिए जो कुल वैध वोट थे वो थे 752। समझ गई, 752 वैध वोटों के आधार पर फैसला होना था। अब अगला सवाल ये कि जीतने के लिए इन 752 में से कितने चाहिए थे? क्या कोई मिनिमम नंबर होता है? बिल्कुल होता है। उसे तकनीकी भाषा में कोटा कहते हैं। कोटा? हाँ, ये वरीयता प्रणाली वाले चुनावों का हिस्सा है। घोषणा में इसका तरीका भी बताया है। नियम यह है कि कुल वैध प्रथम वरीयता वोट जो यहाँ 752 थे, हाँ, उन्हें 2 से भाग दिया जाता है और जो नतीजा आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। अच्छा, तो 752 का आधा हुआ 376। हाँ, उसमें 1 जोड़ा तो हो गया 377। 377। तो ये था वो जादुई आंकड़ा। बिल्कुल। इस चुनाव में जीतने के लिए कम से कम 377 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए थे। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मैदान में कौन थे और कौन ये 377 का आंकड़ा पार कर पाया? घोषणा में 2 उम्मीदवारों के वोटों का जिक्र है। पहले उम्मीदवार श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें मिले 300 प्रथम वरीयता के वोट। 300 वोट? ये तो 377 के कोटे से कम है। हाँ, कम है। तो फिर दूसरे उम्मीदवार, उनका प्रदर्शन कैसा रहा? दूसरे उम्मीदवार थे श्री सीपी राधाकृष्णन। घोषणा के मुताबिक उन्हें मिले 452 प्रथम वरीयता के वोट। 452? 452। ये तो 377 के जरूरी कोटे से काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, अच्छी खासी बढ़त। मतलब पहली गिनती में ही फैसला हो गया। एकदम सही, क्योंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को मिले वोट 452, जरूरी कोटे 377 से ज्यादा थे, तो आगे की वरीयता के वोटों को गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। और इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर श्री पीसी मोदी थे इस चुनाव के लिए। हाँ। उन्होंने श्री सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट नतीजा रहा। क्या घोषणा में विजेता के बारे में और भी कुछ फॉर्मल जानकारी दी गई, जैसे उनका पूरा नाम, पता वगैरह? ये क्यों जरूरी होता है? हाँ, दी गई है। ये औपचारिक घोषणाओं का एक मानक हिस्सा है, ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। घोषणा में विजेता का पूरा नाम श्री सीपी राधाकृष्णन और उनका पता जलभूषण राजभवन, बालकेश्वर रोड, मालाबार हिल, मुंबई 400006 ये दर्ज किया गया है। ओके, ये कानूनी दस्तावेज का हिस्सा बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो पूरी घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर ने की, इसका कोई कानूनी आधार भी बताया गया? मतलब किस कानून या नियम के तहत ये घोषणा हुई? हाँ बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर ने इसका साफ उल्लेख किया है। घोषणा में कहा गया है कि ये परिणाम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 11 अच्छा, और उसके तहत बने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 35 के प्रावधानों के अनुसार घोषित किया जा रहा है। इन कानूनों का हवाला देना जरूरी है ताकि पता चले कि सब कुछ नियमों के दायरे में हुआ है। सही कहा। ये प्रक्रिया की वैधता को पुख्ता करता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव के संचालन पर भी कुछ कहा था, है ना? निष्पक्षता के बारे में। हाँ, घोषणा के आखिर में उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और उन्होंने उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया उनके सहयोग के लिए, जिससे गिनती का काम आसानी से और तेजी से हो पाया। ये अच्छी बात है, एक तरह से पूरी चुनावी मशीनरी की तारीफ है। हाँ, हम कह सकते हैं। तो अब ये परिणाम घोषित हो गया, इसके बाद क्या होता है? क्या ये सिर्फ हमें बताने के लिए है या इसे कहीं और भी भेजा जाता है? नहीं, इससे आगे भी भेजा जाता है। घोषणा में ये भी साफ लिखा है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि इस परिणाम की एक कॉपी कानून के मुताबिक भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, और भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजी जा रही है। ये भी एक्ट की धारा 12 के तहत एक जरूरी प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। हाँ, और फिर आगे की संवैधानिक प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। तो अगर हम देखें, इस एक अकेली औपचारिक घोषणा से हमें कितनी सारी परतें पता चली। सिर्फ विजेता का नाम नहीं, बल्कि पूरी चुनावी बनावट, कौन वोट देता है, कितनी सीटें खाली थीं, वो जो इतना ऊंचा मतदान प्रतिशत था, जो अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। जीत का कोटा कैसे तय होता है, और यहाँ तक के कितने वोट वैध थे, कितने अवैध। सही कहा आपने। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि एक स्थापित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। हर कदम देखिए कायदे कानून के तहत होता है। वोटर्स की पात्रता से लेकर वोटिंग, गिनती, कोटा, पारदर्शिता और आखिर में कानूनी आधार के साथ
घोषणा तक। बिल्कुल, ये हमारे गणतंत्र के कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये थी भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के परिणामों की घोषणा पर हमारी आज की गहरी बातचीत। हमने देखा कि कैसे एक औपचारिक सा लगने वाला दस्तावेज भी बहुत कुछ बता सकता है। हाँ, हमने न सिर्फ तथ्यों को देखा बल्कि उनके पीछे की प्रक्रिया और उसके महत्व को भी समझने की कोशिश की। वोटर्स की बनावट, हाई वोटिंग का मतलब, कोटा की गणित और वोटों का वर्गीकरण, ये सब मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और आप, जैसा हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हमने देखा कि इस चुनाव में 15 वोट अवैध हुए और वोट डालने वाले कौन थे? अनुभवी सांसद। ये बात गौर करने वाली है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, चाहे वो कितने भी ऊंचे स्तर पर क्यों न हो, मानवीय भूल या नियमों की जटिलता की गुंजाइश हमेशा रहती है? अच्छा सवाल है। क्या कभी पूरी तरह से, मतलब 100% प्रक्रियात्मक सटीकता हासिल हो सकती है? या फिर ये छोटी मोटी खामियां ही इस व्यवस्था के मानवीय होने का सबूत है? इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, इस पर जरूर सोचेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।